डियर स्टूडेंट्स, हम आज आपको जो वीडियो लेक्चर देने जा रहे हैं वो जो आपका है वो है ह्यूमन हेल्थ डिजीज का लेक्चर नंबर 3। जो हमने पहले ही बोला था वो कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इम्यून सिस्टम से। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी में पहले आपको दिया हुआ है कम्युनिकेबल डिजीज, बट मैं आपको बताने जा रहा हूं इम्यून सिस्टम, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम पहले ही समझ जाएंगे तो कम्युनिकेबल डिजीज को समझने में और आसानी होगी। ओके, तो हम लोग इस 40 से 50 मिनट की जो वीडियो लेक्चर अभी होने जा रही है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम के बारे में। और अगर इम्यून सिस्टम के बारे में सारी बातें डिटेल में इस वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाई तो इम्यून सिस्टम का दूसरा वीडियो लेक्चर भी आपके लिए तैयार किया जाएगा। ओके, तो आप देखिए। ठीक है, जो पहला टर्म होती है इम्यूनिटी, इसके बारे में तो आपको हमने परिचय दे ही दिया है इस इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्टिव कैपेसिटी, और ठीक है पोटेंसी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट against any type of antigen or pathogen or infection or disease is called, ठीक है, इम्यूनिटी, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। देखिए, रात दिन हम लोग एक्सपोज होते रहते हैं डिफरेंट इन्फेक्टियस एजेंट के लिए। मान लीजिए कहीं पे हम गए, ठीक है, कोई गंदा पानी पिए, उसमें विब्रियो कॉली बैक्टीरिया था, वो हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर गया। हमने कहीं पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मान लीजिए कि हमने करवा लिया या कर लिया, ठीक है, उसमें हमारे बॉडी में HIV आ गया। या किसी का अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, वहां पे उसका कोई पार्टनर ऐसा है जो HIV इन्फेक्टेड है, आ गया इन्फेक्शन। ठीक है, कहता है कि कहीं पे हमने मान लो कि गए और रात का खाना, एक्सपोज खाना खा लिया, उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम रखा हुआ था, हम इन्फेक्टेड हो गए। अब ये सब से मान लीजिए कि मतलब हम 50 इन्फेक्टियस एजेंट के प्रति एक्सपोज हुए, बट सारे इन्फेक्टियस एजेंट हमारे बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर पाते। मान लीजिए कि 10 ने किया, 50 में से मान लीजिए 5 के पास, 10 भी नहीं, 5 के पास कैपेसिटी है डिजीज कॉज करने की। इसका मतलब क्या है, उस 5 के इन्फेक्टियस एजेंट का जब एंटीजन हमारे बॉडी में आया तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाया वो बहुत कारगर था, उसको हरा दिया, उसको किल कर दिया, उसको मार दिया। इसलिए हमारे बॉडी में, ठीक है, वो एंटीजन का इफेक्ट रहा नहीं और डिजीज कॉज हुआ नहीं। ठीक है, मतलब 45 और जो 5 जो था जो डिजीज कॉज कर दिया, जस्ट अपोजिट बोले थे, जो 45 यानी इन्फेक्टियस एजेंट ऐसा था जिसको हरा दिया गया हमारे बॉडी के एंटीबॉडी द्वारा, यानी कि हमारे बॉडी का जो प्रोटेक्शन कैपेसिटी था वो 45 इन्फेक्टियस एजेंट को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको इन्फेक्शन फैलाने ही नहीं दिया, उनको इन्फेक्शन करने से पहले ही किल कर दिया। और जो 5 था वो सरवाइव कर गया किसी न किसी कारण से। तो वो 5 इन्फेक्टियस एजेंट से हमारे बॉडी में क्या कॉज होगा, डिजीज कॉज होगा। बट वो उसका भी देखते हैं क्या असर होगा, उससे भी हमारा बॉडी लड़ता है, अंतिम दम तक लड़ता है, बार बार लड़ता है और इम्यून सेल बना बना के लड़ता है। ठीक है, इम्यून सेल नए नए ढंग से लड़ता है। क्लियर है?
तो कहता है ये इम्यूनिटी जो है, ठीक है, ये इम्यूनिटी, ठीक है, अभी देखिए एक टर्म चल रहा है कोरोना वायरस के टाइम में, हर्ड इम्यूनिटी, ये हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है? अब कहता है कि हर चीज को खोलने की मांग हो रही है, खोलिए, क्या होगा? एक्सपोज होगा एक दूसरे से, ठीक है, तो उसमें नेचुरल इम्यूनिटी बनेगी लोगों में, ठीक है, नेचुरल इम्यूनिटी बनेगी, ठीक है, यानी कि नेचुरल इम्यूनिटी अपने आप होगी, यानी कि आप जब तक एंटीजन से एक्सपोज नहीं होइएगा तब तक उस एंटीजन के खिलाफ आपका बॉडी क्या नहीं बनाएगा? एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी का इतना तो स्टडी आपने कर ही लिया है कि एंटीजन नाम ही पड़ा है एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस के नाम से, यानी एंटीबॉडी जनरेटिंग, तो एंटीबॉडी से एंटी लिया गया, जनरेटिंग से जन लिया गया, बन गया एंटीजन। यानी वैसा कोई भी सब्सटेंस आपके बॉडी में आता है और उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी नहीं बनता तो उसको हम एंटीजन कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी एंटीजन का मतलब ये एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो फिर से लौट आइए इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी का मतलब आपके बॉडी का वैसा क्षमता, आपके बॉडी के अंदर इम्यून सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ वैसा कैपेसिटी, वैसी पोटेंसी, जिसके कारण आप अपने आप को किसी डिजीज से बचाते हैं, किसी इंफेक्शन से बचाते हैं, किसी पैथोजन से बचाते हैं, किसी एंटीजन से बचाते हैं। क्लियर है पॉइंट? दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी दो तरह का होता है। ये इम्यूनिटी कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, या इसको बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, या इसी को बोलते हैं इनहेरिटेड इम्यूनिटी, या इसी को बोलते हैं इनहेरिटेड, या इसी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये जानिए, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, यानी इनबॉर्न इम्यूनिटी भी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी, ये दोनों आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि इनबॉर्न इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसका नाम है? इनेट इम्यूनिटी का, जो बाय बर्थ आपके बॉडी में आया, जन्म लेने के साथ आया, यानी आप जन्म के पहले से उसको कैरी करके आए हैं अपने पेरेंट्स से। दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसका ठीक उल्टा क्या होगा? इसका ठीक उल्टा होगा, ठीक है, दूसरा, ठीक है, कहता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो होगा एक्वायर्ड। कौन सा इम्यूनिटी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये था आपका इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरा आपका है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ, इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये डेवलप तब होगा जब आप किसी स्पेसिफिक पैथोजन से, स्पेसिफिक पैथोजन से आपका बॉडी क्या होगा? स्पेसिफिक पैथोजन से आपका बॉडी क्या करेगा? लड़ाई करेगा। स्पेसिफिक पैथोजन से आपका बॉडी एक्सपोज होगा, ठीक है, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो आर्टिफिशियली हो। नेचुरली मतलब आपको पता नहीं चला आपके बॉडी में कोई पैथोजन आ गया, और आर्टिफिशियली का मतलब आपको पता है कि आपने वैक्सीन लिया है, और वैक्सीन के थ्रू आपने अपने बॉडी में क्या लिया है? डेड एंटीजन। आपने क्या लिया है? वीकेंड पैथोजन। आपने क्या लिया है? किल्ड पैथोजन, जिसकी एंटीजेनेटिसिटी मेंटेन है, बरकरार है, बट पैथोजेनेटिसिटी लॉस्ट हो चुका है, जो डिजीज कॉज तो नहीं करेगा, बट उसके अंदर जो एंटीजन है उसके खिलाफ आपका बॉडी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो वो सब जन्म के बाद ये सब होता है, यानी जन्म लेने के बाद आप किसी स्पेसिफिक एंटीजन से क्या होते हैं? एक्सपोज होते हैं, ठीक है। तो कहता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी।
because it is developed due to exposure to a specific antigen, hence it is also known as spatial, ठीक है, ये कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आइए पहले हम लोग देखते हैं इनेट इम्यूनिटी को अच्छी तरीके से। बोलिए यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं आगे। ध्यान दीजिए, अब देखिए ये जो इनेट इम्यूनिटी है, ये जो इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है, ये इनेट इम्यूनिटी 4 तरीके से डेवलप होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये पेरेंटल आता है, ये इनहेरिट होके आता है, ये इनबॉर्न आता है, जन्म लेने के साथ ही आता है, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये इनेट इम्यूनिटी है। तो ये लेके ही आप जन्म लेते हैं। तो कहता है इसका सोर्स जो है ना, उसके लिए अपने पेरेंट के साथ साथ, यानी कि खास करके पिताजी के साथ साथ चाचा जी को भी याद रखिए। इसके लिए ट्रिक है पा पा चा चा। क्या ट्रिक है? पा पा चा चा। तो ये आइए, ये देखिए इनेट इम्यूनिटी का 4 सोर्स है। पहला पा पी से, दूसरा पा पी से, तीसरा चा सी से, और चौथा भी चा सी से। पी से फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, आराम से पढ़ेंगे, फिजिकल बैरियर। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा, ठीक है, ये तीसरा जो है वो है सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर, ठीक है। और चौथा जो है वो है साइटोकाइंस बैरियर, साइटोकाइंस बैरियर, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, यानी कि पापा चाचा, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइंस बैरियर, यही 4 सोर्सेज हैं किसके? इनेट इम्यूनिटी के। यही 4 सोर्सेज के कारण, ठीक है, जब आप जन्म लेते हैं तो यही 4 आपके लिए इम्यूनिटी देता है, यानी बिफोर बर्थ यही 4 लेके आप आते हैं। चलती है, देखते हैं सबका अलग अलग, ठीक है, हर कुछ देखेंगे। पहले देखिए फिजिकल बैरियर, ठीक है। ये जो फिजिकल बैरियर है, ध्यान दीजिएगा, कहता है फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है? तो सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर आपका क्या है? स्किन, ठीक है। तो कहता है स्किन, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फिजिकल बैरियर है, ठीक है, फिजिकल बैरियर है। ये है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसके साथ साथ इसके बारे में और क्या आप जानते हैं? इसको आप बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। और क्या जानते हैं? लार्जेस्ट ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन। क्लियर है? ठीक है, ये सब जानते ही। और ये सब तो अलग चीज ही है कि स्किन के स्टडी को डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक इनर लेयर, डर्मिस, ऊपर का लेयर तो एपिडर्मिस होता है। और ठीक है, कहता है कि इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? और इसके द्वारा जब रिस्पायरेशन होता है एनलिडा में, फ्रॉग में, उसको बोलते हैं क्यूटेनिस रिस्पायरेशन, ठीक है।
तो स्किन अपने आप में एक प्रोटेक्टिव लेयर है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही है, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या है फिजिकल बैरियर में, कहता है, ठीक है, इपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है, ऑफ म्यूकोसा लेयर, ठीक है, ऑफ GIT, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कोमा, लाइनिंग ऑफ epithelial lining of epithelial lining of urinogenital tract, epithelial lining of respiratory tract, ठीक है। उसके बाद कहता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट and reproductive tract also, reproductive tract also, यूरिनोजेनिटल में हालांकि रिप्रोडक्टिव उसमें आ जाता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, GIT, ये सब का जो बैरियर है, ये सारे के सारे चीज ये किस में आते हैं, ये आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। इनमें इस लेयर में क्या होता है, फेगोसाइटिक, ठीक है, सेल होता है, फेगोसाइटिक सेल, ठीक है, इंगल्फ, ठीक है, फॉरेन एंटीजन, ठीक है, फॉरेन एंटीजन, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में आप क्या कहिएगा, ठीक है, सलाइवा, ठीक है, ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है, एसिडिक कंडीशन ऑफ, ठीक है, स्टोमक, ठीक है, एल्कलाइनिटी ऑफ डिओडिनम, ठीक है, ठीक है। और क्या बोलिएगा, कहता है टीयर्स ऑफ आई, यानी कि लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह पे हम ध्यान नहीं देते, ये मेरी कमजोरी है, ध्यान देना चाहिए बट मैं नहीं देता। टीयर्स ऑफ आई, और आपको पता है कि ये सलाइवा और टीयर्स ऑफ आई, इन दोनों में क्या होता है, ठीक है, एसिडिक कंसंट्रेशन ऑफ स्टोमक, यानी कि HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, करते हैं चर्चा, ठीक है, डिटेल करेंगे। कहते हैं ये सलाइवा और ये टीयर्स, इन दोनों में एक एंजाइम पाई जाती है, उसका नाम क्या है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसो मतलब लाइसिस, यानी लाइसिस करने वाला एंजाइम, ठीक है भाई। किसको लाइसिस करता है, कहता है स्प्लिट, ठीक है, द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन, पहले मैं आपको समझा देता हूं, देखिए मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर में बताया होगा, कहता है कि जो बैक्टीरिया होती है ना, या कोई प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें आप जानते हैं कि उसका सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का, किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। और पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, दो चीजें होती है, नाग और नाम, NAG और NAM, NAG और NAM, N एसिटाइल ग्लूकोजामिन और N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इन दोनों के बीच एक बॉन्ड होती है, उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है, कौन तोड़ता है, ठीक है, उसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है लाइसोजाइम, इसलिए उसका नाम पड़ा है लाइसोजाइम, ठीक है। और ये दोनों कहां पे पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, ये लाइसोजाइम कहां पे पाए जाते हैं, दो सोर्स में पाए जाते हैं, सलाइवा में और टीयर में। इसलिए कभी भी आपको माउथ के अंदर इंफेक्शन का खतरा नहीं होता,
देखते होंगे बहुत बार आप खाना खाते होंगे, ठीक है, कट जाता है अंदर अंदर, बहुतों बार ब्लड भी आता है, ब्लड को देखने में भी बड़ा मजा आता है, बट आपको इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, आपको इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है, यानी कि आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे लाइसोजाइम तैयार बैठा हुआ है, लाइसोजाइम तैयार बैठा हुआ है, ठीक है, उसको किल करने के लिए बैक्टीरिया को, इसलिए वहां पे आप देखते हैं कितना भी कट जाए, कितना भी ब्लड निकल जाए, आप सुबह में फिर चंगे बंगे रहते हैं और खूब खाना खाते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए वो सब तीखा उखा खाने में दिक्कत होती है। फिर आंख में आप देखिए इतने खुले रहते हैं, डस्ट फस्ट इधर उधर, कितना बार आप गाड़ी आप चलाते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, डस्ट उड़ रहा है, क्या आप आंख बंद कर लेते हैं, फिर आप कहीं और ही चले जाइएगा, ठीक है, तो वहां भी आंख को बचाव कौन करता है, यही सबसे करता है, एक्सपोज रहता है, आंख हमेशा खुला रहता है सोने के टाइम को छोड़ के, फिर भी बचाव होता है, तो सलाइवा के कारण, ठीक है। फिर कहता है एसिडिक कंसंट्रेशन, आपको पता है, ठीक है, कि बक्कल कैविटी, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, स्टोमक, ठीक है, और डियोडनम, ठीक है, इन तीनों में अलग अलग पीएच होता है। एनसीईआरटी के अनुसार आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आप यहां पे याद रखिएगा 6.8, यहां पे याद रखिएगा 1.8, यहां पे याद रखिएगा 7.8, ये से यार 6 1 7 8 8 8, ठीक है, ले लीजिए। 6.8 पीएच कहां पे, बक्कल कैविटी में, 1.8 कहां पे, गैस्ट्रिक जूस यानी स्टोमक में, और 7.8 कहां पे, इंटेस्टिनल जूस यानी कि, ठीक है, डियोडनम में। डियोडनम में 7.8 यानी कि अल्कलाइन, 6.8 स्लाइटली अल्कलाइन, ये स्लाइटली एसिडिक, और कहता है 1.8 स्ट्रांगली एसिडिक। तो स्ट्रांगली एसिडिक किसके कारण होता है, HCl के कारण होता है। ये HCl जो है, ये HCl भी आपको प्रोटेक्ट करता है, एसिडिक, ये सारे बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो बताइए स्टोमक में बैक्टीरिया को किल कौन कर रहा है, HCl किल कर रहा है, ठीक है। बक्कल कैविटी में कौन किल रहा है, सलाइवा का लाइसोजाइम किल कर रहा है। टीयर आंखों में कौन कर रहा है, टीयर का लाइसोजाइम कर रहा है। और हाई अल्कलिनिटी के कारण बैक्टीरिया डेड होता है, कहां पे, कहता है डियोडनम में, बोलिए। और डियोडनम में ऐसे भी एक और होता है, डियोडनम के वॉल में, खास करके सब म्यूकोसा में एक लेयर होता है, उसका नाम है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड के सेल फेगोसाइटिक होते हैं। यहाँ पे एक और चीज आप दे सकते हैं, हालांकि वो सेलुलर बैरियर में आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो बताइए ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया। और ये देखिए अल्कलाइनिटी ऑफ डियोडनम, टियर ऑफ ये, तो ये लाइसोजाइम के बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, ये लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसिस एंजाइम स्प्लिट द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन, क्या बोलिएगा, नाग एंड नाम, नाग एंड नाम ऑफ, नाग एंड नाम ऑफ, क्या बोलिएगा, नाग एंड नाम ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टोग्लाइकन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, या एनी प्रोकार्योटिक सेल। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आइए, कहता है कि ये जो है ध्यान से सुनिएगा, बैक्टीरिया का सेल वॉल तो पेप्टोग्लाइकन का, फंजाई का सेल वॉल काइटिन का, और जडर प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का। और कहता है कुछ ऐसे एल्गी हैं जहां पे बाहरी पेक्टोज का, इनर सेलुलोज का, कुछ एल्गी में ऐसा होता है, बाहर पेक्टोज का और इनर सेलुलोज का, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, चलिए, तो ये होता है। तो बताइए फिजियोलॉजिकल बैरियर आपका क्लियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्लियर है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये ट्रिक भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर की कहानी भी अलग है। सेलुलर बैरियर में सबसे बड़ा जो आता है, सेलुलर बैरियर में क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल which give immunity by birth। तो आप ब्लड तो लेके जन्म लेते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा सेल है
एक सेल है पीएमएनएल, पीएमएनएल, ये पीएमएनएल का पूरा नाम पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर, ठीक है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट नॉट लिम्फोसाइट, ठीक है, पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल किसका नाम है? याद कीजिए, मैंने आपको बताया था मोनोसाइट, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस का शेप होता है वो होता है किडनी सेप्ट और बीन सेप्ट। मोनोसाइट का क्या होता है? किडनी सेप्ट और बीन सेप्ट, ठीक है। बेसोफिल का जो होता है वो होता है एस सेप्ट। न्यूट्रोफिल का जो होता है वो होता है मल्टीलोब्ड। एसिडोफिल का जो होता है वो होता है बाइलोब्ड, ठीक है। बच गया कौन? बेसोफिल हो ही गया, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल हो ही गया, ठीक है, मोनोसाइट हो ही गया, लिम्फोसाइट नॉट फिक्स्ड, ठीक है, इरेगुलर। अब आइए यहां पे कहता है कि जितना ये पीएमएनएल जो है इसी का नाम है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जिसमें अभी हमने क्या बताया था, न्यूट्रोफिल में कैसा होता है न्यूक्लियस? मल्टीलोब्ड, मल्टीलोब्ड, ठीक है, मल्टीलोब्ड। मल्टी के लिए यहां पे क्या आया? पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, यानी ऊपर से देखने में लगता है कई लोब इसमें हैं। पॉलीमॉर्फो यानी कि अलग अलग शेप में ये लगता है कि मतलब ये लोब ऐसा, ये लोब ऐसा, ये लोब ऐसा, ये लोब ऐसा। बोलिए आपको क्लियर हो गया, ठीक है। पीएमएनएल ये 67% होता है, आपको पता ही है, ये 67% होता है और ये फेगोसाइटिक होता है, फेगोसाइटिक सेल है, ठीक है। ये है आपके बॉडी का, ठीक है। ब्लड का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में जो किलर सेल है, जो डायरेक्ट किल करता है, जो फेगोसाइटिक सेल है, वो आपका क्या है? वो आपका है यानी कि न्यूट्रोफिल, 67%। क्लियर है? उसका नाम एनसीईआरटी क्या दिया है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, याद रखिए, ठीक है। मैंने यहां पे आपको 2 ट्रिक पहले ही बताया है। आपको अगर कंफ्यूजन हो कभी जीवन में, ठीक है, किसके लिए कि किस ल्यूकोसाइट का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, किसका कम होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेवर लेट मंकी ईट बनाना, यानी सबसे कम किसका? सबसे कम किसका? तो कहिएगा बेसोफिल का। सबसे ज्यादा किसका? न्यूट्रोफिल का, ठीक है। सबसे कम इसका बेचारे का 0.5 से 1%, इसका, ठीक है, 2 से 3%, इसका 5 से 7%, ठीक है, इसका 60 से 65% और इसका, ठीक है, 20 से 25%, ठीक है। यही तो है आपका, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? यही है परसेंटेज, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, यानी नेवर मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा, न्यूट्रोफिल आ गया। ये उसके बाद कहता है, इसके बाद मोनोसाइट भी, मोनोसाइट भी, ये भी क्या है? फेगोसाइटिक सेल है, ये भी वहीं पे पाया जाता है, यानी न्यूट्रोफिल भी मोनोसाइट। मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होता है? किडनी सेप्ट, याद रखिएगा, ठीक है। नीट का क्वेश्चन, नीट, ये भी नीट, ये भी नीट का क्वेश्चन, 100% नीट का क्वेश्चन, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ये भी नीट का क्वेश्चन, मल्टीलोब, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन, ठीक है, ये सब आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर? अब कहता है और क्या? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ब्लड के और कौन से सेल? कहता है एक और स्पेशल सेल है ब्लड में ही, वो भी एक टाइप का लिम्फोसाइट ही है, वो भी एक तरह का ल्यूकोसाइट ही है। उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल किलर सेल। क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल किलर सेल, NKC, ठीक है। नेचुरल किलर सेल इज ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट यानी कि ल्यूकोसाइट,
ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक तरह का प्रोटीन सेक्रेट करता है। मैं यहाँ पे लिखूं या फिर मिटा ही दूं, ठीक है, मैं मिटा के ही लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो पजल हो जाएगा। मैं यहाँ पे, ठीक है, मिटा के देखिए, ध्यान दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, कहता है कि एक तो हो गया आपका क्या, ये जो सेलुलर बैरियर बता रहे हैं उसमें पहला हो गया कौन, आपको पीएमएन, न्यूट्रोफिल, दूसरा मोनोसाइट, तीसरा, ठीक है, नेचुरल किलर सेल। ये क्या बता रहे हैं नेचुरल किलर सेल, ये क्या है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट और, ठीक है, ये किसका टाइप है, ल्यूकोसाइट का, जो क्या करता है, एक, ठीक है, परफोरीन, परफोरीन, ठीक है, परफोरीन, ये प्रोटीन सेक्रेट करता है। ये क्या करता है, पोर क्रिएट करता है, पोर क्रिएट करता है किसमें, ठीक है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में, बैक्टीरिया के सेल वॉल में। और उसके बाद क्या होता है, वाटर फिल हो जाता है, वाटर फिल हो जाता है और बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, ठीक है। परफोरीन प्रोटीन, क्लियर है। तो नेचुरल किलर टी सेल ऐसे करके पैथोजन को किल करता है। इसके अलावा और क्या बोलिएगा, इसके अलावा कोई भी चीज बोलिए, कफर सेल ऑफ लीवर बोलिए, वो भी फेगोसाइटिक है, कफर सेल ऑफ लीवर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलिएगा, हिस्टियोसाइट्स, हिस्टियोसाइट्स और, ठीक है, क्या बोलिएगा, इसी का नाम क्या है, हिस्टियोसाइट्स का मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस ऑफ, क्या बोलिएगा, एरियोलर, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू। और क्या बोलिएगा, डस्ट सेल ऑफ लीवर, डस्ट सेल ऑफ लंग्स, डस्ट सेल ऑफ लंग्स, ये भी आप बोलिएगा, ठीक है, जरूर बोलिएगा, ठीक है। ये सारे सेल क्या है, ब्लड में और डिफरेंट टिश्यू में पाए जाते हैं, जो क्या है, फेगोसाइटिक इन नेचर है। बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है। अब आइए, अब जो है, ठीक है, यानी कि लास्ट में ये सब क्या था, सेलुलर बैरियर था। यानी कि सेलुलर बैरियर में क्या क्या आ गया बताइए, इसमें आ गया पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं, इसमें आ गया मोनोसाइट, इसमें आ गया नेचुरल किलर सेल जो एक टाइप का लिम्फोसाइट ही है, ठीक है, क्लियर है। फिर आ गया कफर सेल ऑफ लीवर, फिर आ गया हिस्टियोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ऑफ एरियोलर टिश्यू। उसके बाद क्या आ गया, ठीक है, तो कहता है डस्ट सेल ऑफ लंग्स, ये सब आ गया उसी में। अब आएंगे, कहता है लास्ट में कौन सा बैरियर, साइटोकाइन्स बैरियर। ये क्या होता है सो देखिए, कहता है ये ठीक उस तरह से है जैसे एक आदमी के घर में कोई चोर घुस गया, डकैत घुस गया, उसको उसका सारा सामान लूट लिया, बट उस आदमी की हिम्मत देखिए, सामाजिक परोपकार का हिम्मत देखिए, वो अपने छत पे खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्लाया, बचा लो, अपने आप को बचा लो, मेरे घर में डकैत आ गया, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, आप लोग संभल जाओ, ये हो जाओ। तो कहता है कि ये होता क्या है, तो कहता है यहां पे केमिकल निकलता है, इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन क्या करता है, मतलब ये इंटरफेरोन कहां से निकलता है, तो कहता है सबसे पहले तो साइटोकाइन्स में होता क्या है कि साइटोकाइन्स बैरियर में, ठीक है, कहता है वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है, वो एक केमिकल निकालता है, वो केमिकल का नाम है इंटरफेरोन, इंटरफेरोन। और ये एक ऐसा केमिकल है जो, ठीक है, दूसरे वायरस के प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देता है। एक्चुअली ब्लॉक करता है वायरल
के जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो वायरस वहां पे इंफेक्शन के लिए आ रहा है दूसरे सेल में, यानी कि इसने रिलीज किया इंटरफेरोन। अब इंटरफेरोन क्या करेगा मालूम है? फर्दर वायरस के मल्टीप्लीकेशन को रोकेगा बाय इनहिबिटिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ वायरल डीएनए। ठीक है, और कहता है रेप्लिकेशन अगर रुका तो क्या नहीं होगा? डीएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा। और एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा जी? कहता है ये वायरस का ग्रोथ वहीं रुक जाएगा, वायरस का मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। यानी कि इंटरफेरोन वायरस को किल नहीं करता, वायरस के ग्रोथ को रोक देता है, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, वायरस की संख्या को बढ़ने से रोकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है नीट के लिए। यानी कि ये, ठीक है, नॉट किल द वायरस, ये किल नहीं करता वायरस को, नॉट किल द वायरस, ठीक है, इट ब्रेक, ठीक है, द डुप्लीकेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस इन द वायरस। ठीक है, और अगर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा। तो बोलिए, इस तरह से साइटोकाइंस बैरियर में पहला क्या आ गया? इंटरफेरोन। और एक और केमिकल आता है इंटरल्यूकिन, उसके बारे में विश्वास किया जाता है, कहा जाता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल के द्वारा निकलता है और ठीक उसी तरह से बाकी सराउंडिंग सेल को बचाता है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज इंटरफेरोन? आप कहिएगा इंटरफेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट द फर्दर इन्फेक्शन फ्रॉम वायरस टू द सराउंडिंग सेल। यानी वायरस इन्फेक्टेड सेल के द्वारा निकलने वाला ऐसा प्रोटीनेसिस सब्सटेंस है जो सराउंडिंग सेल को फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाता है बाय इनहिबिटिंग द डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ वायरल जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या था? ये था आपका, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी। यानी कि दूसरा इम्यूनिटी हमारा क्या है? दूसरा इम्यूनिटी हमने शुरू में क्या बताया था? ठीक है, वो बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पढ़ेंगे आखिर? ठीक है, ये हो गया इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में आपने क्या देखा? इनेट इम्यूनिटी के सोर्स, पहले तो इनेट इम्यूनिटी को कहते क्या है? इनेट इम्यूनिटी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेड इम्यूनिटी, इसी को बोलते हैं बाय बर्थ इम्यूनिटी। क्लियर है पॉइंट? कहता है इसके 4 सोर्सेज हैं। कौन कौन? चा फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइंस बैरियर। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, और इस चारों को मैंने डिटेल आपके सामने रखा। बोर्ड पे जितना भी चीज लिखा हुआ था पहले भी अभी भी सबको नोट कीजिएगा। और अगले वीडियो लेक्चर जो हम बताने जा रहे हैं मैं पहले बताता हूं, आप पढ़ के रखिएगा। ठीक है, यानी कि इम्यूनिटी पार्ट 2 में हो सकता है इसका पार्ट 3 भी हो, एंटीबॉडी का स्पेशल कर देंगे वो। कहता उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कहता उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। ओके, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये पढ़ने जा रहे हैं। फिर पढ़ेंगे प्राइमरी इम्यून ऑर्गन, सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन। प्राइमरी इम्यून ऑर्गन, सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन, बोथ पॉइंट्स आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्सेस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेस। और फिर पढ़ेंगे एंटीबॉडी, एंटीजन का रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसका रिएक्शन। तो अभी हो सकता है इम्यूनिटी में आपको 2 वीडियो और मिले। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट के बारे में इतना तो अब आप जान ही गए कि लिम्फोसाइट एक टाइप ऑफ WBC है।
यही रंग लाएगा अगले दिन। यानी ऐसा लिम्फो सारे देखिए, इमेच्योर लिम्फोसाइट बनता है बोन मैरो में, बट जब लिम्फोसाइट, ठीक है, ये लिम्फोसाइट कहां चला जाए, तो कहता है ये लिम्फोसाइट जब बोन मैरो में चला जाए, ठीक है, वापस मैच्योर होने के लिए, तो उसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। कुछ लिम्फोसाइट ब्लड स्ट्रीम के द्वारा थाइमस सर्कुलेशन चला जाता है मैच्योर होने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो कल कहानी देखेंगे बी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होगा उसको बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्योंकि बी लिम्फोसाइट अपने प्लाज्मा सेल के द्वारा डायरेक्ट क्या बनाता है, एंटीबॉडी, और टी लिम्फोसाइट के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होगा उसको बोलेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और सीएमआई। बॉडी पे जब पहली बार किसी एंटीजन का एक्सपोजर होगा तो उस समय जो आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा उसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, और जब सेकेंड टाइम होगा तो बोलेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट देन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। यही सब पढ़ेंगे, यानी कि फिर क्या पढ़ेंगे इसमें, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी का टाइप्स, बड़ा मजेदार टॉपिक होगा अगला 2 वीडियो। तो इम्यून सिस्टम पे आगे 2 वीडियो और मिलेगा। इम्यून सिस्टम पार्ट 1 अभी दे रहा हूं, पार्ट 2 दूंगा, पार्ट 3 दूंगा, फिर उसके बाद आगे आएगा फर्दर टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज का। चलिए वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू सो मच, टेक केयर।